जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 66 हमारा, ऐसे ही है जी। अच्छा, कल ना हम टर्म टेस्ट डिस्कस कर रहे थे, वो पूरा नहीं हो सका, 2 क्वेश्चन अभी रह गए थे। ऐसे ही है, पहले वो पूरा कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि पहले कोई और काम शुरू करें वो आज फिर पूरा ना हो, तो पहले वो कर लेते हैं। आ, इसके लिए आपको ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो है 65 इस पे आना पड़ेगा जी। ये याद है जी, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 IS 23, याद है कुछ कुछ? अच्छा जी, कहता है इसमें उसने कहा था जी, प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम एल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड कंप्रीहेंसिव इनकम, OCI कहते हैं इसे। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना जी। कहता फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कहता जी आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं स्टेटमेंट ऑफ किसके बच्चों? फाइनेंशियल पोजीशन के, प्रॉफिट और लॉस और OCI। ऐसे ही है। अच्छा, अब OCI क्या होता है? पूरी जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनती है, सही है, आपके पास नेट प्रॉफिट आता है, उसके बाद एक चीज हमने अभी तक पढ़ी है जो कि रिवैल्यूएशन सरप्लस है, सही है ना। अगर वो हमारे वाले साल में आ गया तो उसमें ऐड होता है प्रॉफिट के अंदर। फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट 8 रुपए का है और ड्यूरिंग द ईयर जो अरोज हुआ सरप्लस वो 2 रुपए का है, तो दो उसमें ऐड होंगे। अब ये टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम बन जाएगी 10 रुपए की। ऐसे ही है भाई, सही है, ठीक है। ये मैंने एक दिन स्टेटमेंट ये दिखाई भी थी आपको इस तरह बना के। अच्छा जी, कहता जी ऑन 1 मार्च 2022। अच्छा, पहले ये डिसाइड हम कर लेते हैं कि हमारा काउंटिंग पीरियड स्टार्ट कब होगा। 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2022 से, और ख़त्म कब होगा बच्चों? 31 दिसंबर 2022 पर। कहता जी ऑन 1 मार्च 2022 अखीर लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। ठीक हो गया। कहता था बिल्डिंग वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 31 अक्टूबर 2022। कहता जी 1 मार्च को बनाना शुरू की और हमारे वाले साल में बन गई 31 अक्टूबर को बन गई, यानी 2 महीने फिर डेप्रीशिएट भी होगा ना, एसिड। ऐसे ही है ना। अच्छा जी, कहता एंड वाज इमीडिएटली पुट इनटू द, ये जब मर्जी क्या कहते हैं, जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा हमने तब से डेप्रीशिएट करना है। ये लाइन जो है ना, ये इसको इग्नोर ही करते हैं। क्या करते हैं बच्चों जी? हमने तो अवेलेबल फॉर यूज को देखना होता है। अच्छा जी, कहता है डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर्ड आर एज अंडर। ठीक है सर। कहता जी पहली पेमेंट 1 फ़रवरी को हो रही है, दूसरी 1 जुलाई को हुई है और आखिरी जो है वो 1 जनवरी 2023 में हुई है। बहरहाल इतना हमें पता है, जब मैं टोटल कॉस्ट निकालूंगा ना किसकी बच्चों? नॉन करंट एसेट जो कि बिल्डिंग है मेरा ख्याल है, हाँ जी बिल्डिंग। तो भाई जान ये मुझे सारी ऐड करनी पड़ेंगी, इसमें मजीद और भी क्या ऐड करना पड़ेगा बोलें? बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, याद है? बोरोइंग कॉस्ट में वो 3 चीजें, वो जो हम एक फॉर्मेट सा बनाते थे, लोन प्रोसेसिंग फी, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन। अच्छा जी, अब देखते हैं इस सवाल में क्या क्या चीजें हैं। कहता था पेमेंट दीज पेमेंट्स वर फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। कहता है इस सोर्स से ये वाली हमने पेमेंट्स जो है वो अरेंज की हैं। कहता जी ये पहली पेमेंट जो है ना, इसके लिए आपने ए देखना है, सही है जी, ए पॉइंट देखना है। ये सोर्सेज सी बिलो। कहता इस शॉर्ट टर्म लोन ऑफ रुपीज कितने का भाईजान? 200 मिलियन का। ऑब्टेन कहता कब 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 लिया आपने? 1 जनवरी 2022 पे फ्रॉम बैंक ए एट द रेट ऑफ 16% पर एनम, ये इंटरेस्ट का रेट है जी। कहता था सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम द लोन। कहता अगर ये सारा जो है वो भी यूटिलाइज नहीं हुआ, इसमें से कुछ बैलेंस बचा हुआ है, कहता था वो हमने क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, सरप्लस फंड को इन अ सेविंग अकाउंट एट द रेट 10% पर एनम। ऐसे ही सर, ऐसे ही है बच्चों। अब मुझे बताइए स्पेसिफिक लोन है या फिर जनरल लोन है? ये स्पेसिफिक लोन है। क्या है भाई? ये कल मेरे से ऑनलाइन वालों ने किसी एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, सर स्पेसिफिक और जनरल का कैसे पता चलेगा? बेसिकली सादा रूल आपको बताया है, अगर एक लोन हमारे वाले साल में आ जाए, सही है, और हम उसे नॉर्मल अजम्पशन क्या है? वो स्पेसिफिक है। क्या है? जनरल लोन जब आता है ना तो उसके साथ और भी बातें की होती हैं उसने। ये लोन इस दिन ऑब्टेन किया, ये इधर तक हमारे पास रहा, वो कैपिटलाइजेशन रेट वगैरह निकालना होता है ना उसके लिए फिर जी। अच्छा मेरे भाई, अब इसको जनरल लोन नहीं ट्रीट करने बैठ जाना आपने, भाई बात समझे हैं? अच्छा, और अगर कर भी लेंगे तो मेरा ख्याल निकलेगा कुछ भी नहीं, स्पेसिफिक ही करना पड़ेगा। अच्छा सर, अब मेरी बात सुनिए जरा,
सबसे पहले वो क्राइटेरिया याद है आपको, वो 3 चीजें याद हैं आपको? लेटर ऑफ वाला, बोरोइंग कॉस्ट होगी कैपिटलाइज में लेटर ऑफ, क्या क्या भला, शाबाश बोले जी मेरे भाई। सबसे पहले लोन ऑब्टेन्ड, बच्चों वो 1 जनवरी को हो रहा है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क कब स्टार्ट हुआ? 1 मार्च पे। और भाईजान जो पहली पेमेंट कब की? 1 फेब पे। ठीक है, तो लेटर क्या है भाईजान? मार्च। लेटर क्या है? लेटर क्या है बच्चों? 1 मार्च लेटर है। तो कैपिटलाइज होना कब से शुरू करना है? जब आपने, ये मैंने आपके लिए ना एक बना के आया हूं, ये है जी, इधर देखें, ये 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक ये हमारे वाला साल है। लोन आ गया इधर, लोन किधर आया बच्चों? इधर लोन आ गया, ये नीचे लिखा हुआ है, ये आ गया बच्चों इधर आया जी 1 जनवरी पे लोन आया। ऐसे ही है सर, 1 जनवरी पे क्या आ गया? लोन आ गया। भाईजान आपने कैपिटलाइज करना कब से स्टार्ट करना है? बोले आपने कैपिटलाइज करना कब से शुरू करना? 1 मार्च से। और कब तक करना है? 31 अक्टूबर तक। ऐसे ही है। इसका मतलब ये वाले 2 महीने और ये वाले 2 महीने जो है बच्चों, ये एक्सपेंस आउट होने हैं। क्या होने हैं? क्या होने हैं जी? एक्सपेंस आउट होने हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और बिल्कुल इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, ये कैपिटलाइज पीरियड वाली ये माइनस हो जाएगी। अगर ये आपने इन्वेस्टमेंट इनकम जो है, जो सरप्लस फंड्स को आपने इन्वेस्ट किया, तो इस वाले पीरियड की इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन में से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ऐसे ही है, ये 2 महीने एक्सपेंस आउट होंगे। अगर इसमें से भी कोई आपने क्या बिजनेस ने क्या कर दिया, एंटिटी ने क्या कर दिया, फंड्स को, सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट कर दिया, तो बच्चों वो कैपिटलाइज नहीं होगा बल्कि प्रॉफिट और लॉस का पार्ट बन जाएगा। डन? डन सर जी? अच्छा जी, अब देखें जी, सबसे पहले अब आपने ये बात देखनी है। इधर आए जी, जरा सोल्यूशन पे आ जाए डायरेक्ट। किधर गया सोल्यूशन? अच्छा जी, ये देखें, ये टेबल बनेगा एक, टेबल 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 जी। कहता जी लोन ऑब्टेन कब किया जी? 200 का। ये कब ऑब्टेन किया? 1 जनवरी पे। ऐसे ही है जी। अच्छा बच्चों, अब पहली पेमेंट कब की? 1 फेब को। कब की बच्चों पहली पेमेंट? 1 फेब को। कितने की? अभी छोड़ें, अभी छोड़ें, अभी छोड़ें। आपको वो क्राइटेरिया याद है? आपको क्राइटेरिया याद है? ये बैलेंस पड़ा हुआ है हमारे पास, हम इसको ये इस तरह करते थे, इधर तक लेके आते थे। और बताएं कितने महीने इन्वेस्ट रहा? ये जो 1 महीना इन्वेस्ट रहा, ये मार्च से पहले है। तो जब इन्वेस्टमेंट इनकम रिकॉर्ड करूंगा तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 1/12। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा भाई, ऐसे ही होगा ना। अच्छा जी, अब पहली पेमेंट हो गई। अब ये जो 1/12 करना है, ये प्रॉफिट और लॉस में एज इनकम शो होना है। ये देखें, ये शो हुआ है, ये देखें इधर, ये सही है ना? ये देखें, ये बात समझ आ रही है आपको ये वाली? और ये बात समझ आ गई है? अच्छा भाई, अब आपने नेक्स्ट आना है, नेक्स्ट आना है, नेक्स्ट आना है। भाई जान ये जो है, ये जो अब कितना पेमेंट कितने की होगी? 120 मिलियन की। पीछे कितना बच गया? पीछे कितना बचा जी? कितना बचा? 80 बच गया। पीछे कितना बचा भाई? अच्छा, पीछे बच गया 80। कितना बचा? 80। अब अगली बात ये है, अब ये जो 80 बचा, ये किस दिन बचा हुआ है? बोलें शाबाश, बोलें शाबाश जी। 1 फेब। ये 1 फेब से लेके अगली पेमेंट है जी 1 जुलाई पे। अब ये रसीद को छोड़ें फिलहाल, अगली पेमेंट देख लें कब है बच्चों? 1 जुलाई पे है। तो ये 80 कितनी देर इन्वेस्ट रहा? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने। लेकिन हमने कैपिटलाइज तो करना है मार्च से ऑनवर्ड्स। ऐसे ही है। तो 1 महीना किधर गया बच्चों बताओ जी? 1 महीना किधर गया? ये बात समझ आई? देखें, टोटल ये इन्वेस्ट रहा 1 फेब से लेके 1 जुलाई तक। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने। ऐसे ही है, जिसमें से हमने कैपिटलाइज करना कब से स्टार्ट करना, वो जो क्राइटेरिया है मार्च वाला। तो बच्चों मार्च से लेके जुलाई 1 तक तो 4 महीने बनते हैं। 1 महीने का क्या करूं बताएं? वो एज एन इनकम रिकॉर्ड होगी। डन? डन बच्चों? अच्छा जी, इधर आए, ये 80 मिलियन आपको इधर शो हो रहा होगा, ये वाला। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, अब ये जो 4 महीने हैं, इसे क्या करना है? बोले शाबाश। इसे कैपिटलाइज करना है। आप करेंगे जी? जी कैसे कैसे? आप कहेंगे 80 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय जी 4/12। ये किया हुआ है ये बात समझ आ गई? ओके, इधर तक बातें क्लियर? डन भाई? अच्छा जी, नेक्स्ट आए जी।
ये रहा जी। अच्छा जी, अब देखें जी, कहता जी अगली पेमेंट है जी 90 मिलियन की। कितने की है बच्चों? और कहता ए एंड बी देख लें इसके लिए। ए एंड बी तो खैर देख लिया, ये तो देख लिया, बी देखें। कहता जी अब मुझे एक बात बताएं जरा, आपके पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है स्पेसिफिक का? 80। भाईजान पेमेंट अगली कितने की है? 90। तो स्पेसिफिक लोन में से कितना पे किया जा सकता है? तो बाकी 10 भी तो कहीं से पे किया होगा ना। अब वो पता नहीं किससे किया, उसके लिए उसने स्पेसिफिक नोट दिया। हो सकता है कस्टमर्स ने पैसे दिए हों, उधर से पे किया हो सकता है कस्टमर्स ने पैसे दिए हों, उधर से पे किया हो सकता है कि जनरल लोन ले लिया हो सकता है अपने फंड्स पड़े हों, उधर से पे कर दिया हो, ऐसे ही है। लेकिन हमें नहीं पता, इसके लिए कोई बताता होता है। वो आए जी, कहता है गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ ₹90 मिलियन इज रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई 2022। जिस दिन पेमेंट करनी थी उसी दिन क्या रिसीव होगी बच्चों? अच्छा जी, कहता इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, कहता रिमेनिंग अमाउंट इज पेड फ्रॉम दैट ग्रांट रिसीव। जी बिल्कुल इसका मतलब 10 रुपए कहां से पे हुए होंगे जी। कहता फर्दर लोन ऑफ ₹50 मिलियन हैज बीन रिटर्न्ड। ये खैर अगली बात कर रहे हैं। कहता ये जो लोन है ना, ये जो आपने 200 मिलियन का लिया, इसमें से 50 मिलियन कब रिटर्न कर दिए? 30 सितंबर पे। अच्छा ये क्यों दिया हुआ है ये बताएं जी, बताएं शाबाश, ये क्यों दिया है? बताएं 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 शाबाश, ये रीपेमेंट वाली बात उसने क्यों की इधर? नहीं 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 नहीं, ये बच्चों इसलिए दी है, अगर मेरे पास 2 मिलियन का लोन है, अगर क्या उसका नाम है पेमेंट हमने 1 रुपए की भी अपने साल में नहीं की, तो सारा का सारा क्या होगा? पेएबल होगा ना। अब बच्चों और सारा का सारा कुछ कैपिटलाइज होगा, कुछ एक्सपेंस आउट होगा। आप देखें जब आपने 50 मिलियन को पे कर दिया, अब जो इंटरेस्ट आना है 9 महीने का, वो किस पे आ रहा है? 200 मिलियन पे। और जब 50 मिलियन पे कर दिया तो बच्चों अब सितंबर से ऑनवर्ड्स अगला जो इंटरेस्ट है 3 महीने का, वो किस पे आएगा? इसलिए दिया है भाई। बात समझ आई भाई? बात समझ आ गई है? बात समझ आई? अच्छा, और इसमें से भी जो 1 मार्च से लेके सितंबर तक का पीरियड कितना बनता है? बोलें। 1 मार्च से लेके सितंबर तक का पीरियड 7 महीने बनेगा शायद। 7 महीने, देखो 9 महीने टोटल आए ना सितंबर तक, इसमें से 2 महीने तो एक्सपेंस आउट हो जाने हैं, ठीक है ना। मार्च से पहले 200 मिलियन मल्टीप्लाई बाय कितना था? 16%, मल्टीप्लाई बाय 2/12, ये तो एक्सपेंस आउट हो गया ना मार्च से पहले वाला। अब जो मार्च से लेके सितंबर तक है, ये कितने महीने बनते हैं? 7 महीने बनते हैं। तो बच्चों ये कैपिटलाइज होना है, ठीक है। इसके अलावा आखिरी महीना जो रह गया है, अब 3 महीने रहते हैं असल में, अब कितने महीने पड़े हैं जी? ठीक है, और लोन अब कितना रीपे कर चुके हैं? 50 मिलियन का। अब ये जो पीछे है 150 मिलियन, इसमें से 1 महीना होना है बच्चों क्या? कैपिटलाइज, और 2 महीने क्या होने हैं? बात समझ आई? बात समझ आ गई? 150 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 16% मल्टीप्लाई बाय 1/12, ये कैपिटलाइज होगा। और 150 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, बोले शाबाश, मल्टीप्लाई बाय 16% मल्टीप्लाई बाय 2/12, ये क्या होगा बच्चों? एक्सपेंस आउट होगा। डन। अच्छा, लेकिन अब जरा ये आपको जरा थोड़ा सी बात बता दें, ये वाली इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। इधर आए जी वापस आप। एक छोटी सी बात और भी खैर बतानी है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट नया था जी। इधर आए, टेबल 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 जी। इन्होंने रसीद रिकॉर्ड की, और इधर आए जी, और इधर से कहा जी कि ग्रांट 90 मिलियन की रिसीव हुई है, और 80 इधर से चला गया, 10 इधर से चला गया। ऐसे ही है? ऐसे ही है जी, और ऐसे ही है। आपने अगर इधर रसीद नहीं लिखनी ना लिखें, कोई मसला नहीं, सही है। लेकिन बस याद रखना है आपने कि 10 मिलियन कहां से गया होगा? ग्रांट से गया होगा। डन। लिख लें, ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है, लेकिन फिर जुबानी याद करना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, अब लोन की रीपेमेंट है इधर, ये खैर अपने समझने के लिए आपने इधर लिख दिया होगा, नहीं भी लिखा तो खैर है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ये इधर आए जरा, ये जो बात मैंने आपको बताई, मैंने कहा था 1 मार्च से लेके हमने 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर तक 9 महीने बनते हैं। 2 महीने तो हमने क्या कर दिए होंगे? एक्सपेंस आउट। ये 7 महीने नजर आ रहे हैं आपको? इधर आ रहे हैं बच्चों? अच्छा, सितंबर पे पेमेंट हो गई है जी 50 मिलियन की, पीछे कितना बचा होगा? 150। उस सितंबर से लेके दिसंबर तक 3 महीने हैं, अक्टूबर तक 1 महीना, 1 महीना कैपिटलाइज हो जाएगा। ये नजर आ रहा है बच्चों आपको? ठीक है। अच्छा जी, अब आप इधर आ जाएं, एक दफा प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट पे आ जाएं। ये तो हो गया ना, ये कर लिया। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस पे आना है आपने।
200 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 16% मल्टीप्लाई बाय 2/12। ये 2/12 कौन से वाले 2 महीने हैं बताएं? ये जनवरी और फेब। ये क्या है बच्चों? जैन एंड फेब। और बच्चों ये 2 महीने कौन से हैं? ये क्या है बच्चों? अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। डन? डन बच्चों? डन सर। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट नया आ गया इधर। वो पॉइंट क्या है? इधर आए जी। वो छोटा सा पॉइंट ये है बच्चों, जब आप गवर्नमेंट ग्रांट में से स्पेसिफिक बात करनी है, जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई, जब गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होगी उसमें से आपने क्या कर दिया? बोले लोन रीपे कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? स्पेसिफिक लोन रीपे कर दिया। कितने का? कितने का बच्चों? 50 मिलियन का। कितने का रीपे किया बच्चों? 50 मिलियन का। ऐसे ही है सर? ओए ऐसे ही है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर आप ये 50 मिलियन का लोन रीपे ना करते, अगर आप ये 50 मिलियन वाला लोन जो था ये रीपे ना करते तो इसका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था, तो सिंपल सी बात है वो 200 मिलियन पे कैलकुलेट होना था ना। वो ऐसे ही है ना भाई। अगर ये 50 मिलियन का लोन रीपे ना होता तो बच्चों इधर जो 7/12 नहीं बल्कि कितना आना था? बोले शाबाश, 8/12 आना था ना। इधर 8/12 आना था ना। अच्छा, इधर क्या कहते हैं 150, फिर 150 ना लिख रहे होते ना, इधर डायरेक्ट ही 8/12 लिखते। अब जब लोन रीपे कर दिया तो बच्चों एक बड़ी सिंपल सी बात है, लोन रीपे जब आपने 50 मिलियन का किया तो अब उसकी जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना था 1 महीने का, वो नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ होगा ना। बड़ी सिंपल सी बात है। देखें, अगर हम गवर्नमेंट ग्रांट जो हमें मिली है उसमें से हमने कितने की पेमेंट की है? 50 मिलियन की। कितने की पेमेंट की है बच्चों? अगर मैं गवर्नमेंट ग्रांट से वो 50 मिलियन जो स्पेसिफिक लोन है उसकी पेमेंट ना करता तो मेरे मासूम दोस्तों मैंने जो कैपिटलाइज करना था वो कितना करना था? 200 मल्टीप्लाई बाय 16% मल्टीप्लाई बाय 8/12। फिर ये वाली बात ना होती 150 वाली, फिर इधर 8/12 आना था। अब हमने ऐसा नहीं किया। ऐसा ही है बच्चों? वो ऐसा ही है। आप एक दफा ये करें जरा, 200 लिखें जरा अपने कैलकुलेटर्स पर। 200, शाबाश, 200 मल्टीप्लाई बाय 16% मल्टीप्लाई बाय 8/12, 21 पॉइंट इतना आना था ना। फिर इतना आना था 21.33। अब कितना आ रहा है? जब आपने 50 मिलियन रीपे कर दिया अब कितना आ रहा है? 20.67। इसको ना माइनस कर दें, जो आपका आंसर आया 21.33 माइनस 20.67, 0.66 या 0.67 एक ही बात है ना बच्चों। ये जो सेविंग है ये वाला जो कम इंटरेस्ट आपने कैपिटलाइज किया, ये क्या है? कहता है ये सेविंग है इंटरेस्ट की। क्या है बच्चों? ये इंटरेस्ट सेव हो गया है 0.67 का। ऐसे ही है। एक सेव कैसे हुआ? देखें, अगर आप ऐसा ना करते तो बच्चों इधर कितना आना था? 21.33 आना था। ऐसे ही आपकी जो अमाउंट थी एसेट की कैपिटलाइज होने की वो बढ़ जानी थी। अब क्या हो गया? कम होगी। अब क्या होगी बच्चों? कम होगी। जब कम हो गई है, कितनी कम हुई? आपने बताया 21.33 माइनस ये वाली अमाउंट 0.66 या 0.67। अब आपने ये इंटरेस्ट जो है ये कम कैपिटलाइज किया है। क्या किया है बच्चों? कम कैपिटलाइज किया है। ऐसे ही है ना। देखे ना, बड़ी सिंपल सी बात है। आपको पहले 200 मिलियन पे इंटरेस्ट पे करना था, अब आपको कितने पे करना है? 150 पे। तो 50 की रायत भी है ना। अच्छा, अब बच्चों ये 0.67 जो है ये हम बिल्कुल इसी तरह माइनस किया करेंगे जिस तरह लेस इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस करते हैं। सही है बच्चों? बात समझ आई है? चले अब नोट लिखें। ये बातें तो पेपर में याद ही नहीं रहती बच्चों को। नोट लिखें। किताब के ऊपर नोट लिखना है। नई किताब है किसी के पास? एक मिनट, एक मिनट। इधर ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी है, उसमें भी ये बात लिखी हुई है। पढ़वा बाद में दूंगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 पे आइएगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 पे आइएगा। उसमें लिखना है आपने, उसके शुरू में लिख लेंगे।
IS-23 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 पे आइएगा प्लीज। ये क्वेश्चन, ये एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, मुझे अब याद पड़ता है हड़प्पा लिमिटेड के नाम से, हड़प्पा लिमिटेड के नाम से। उसमें भी ये वाली एडजस्टमेंट आई हुई है, ये दोबारा रिपीट की थी जी। आए जी जरा लिखें जी। अगर गवर्नमेंट ग्रांट में से, अगर गवर्नमेंट ग्रांट में से स्पेसिफिक लोन, अगर गवर्नमेंट ग्रांट में से स्पेसिफिक लोन, अगर गवर्नमेंट ग्रांट में से स्पेसिफिक लोन की रीपेमेंट हो जाए, अगर गवर्नमेंट ग्रांट में से स्पेसिफिक लोन की रीपेमेंट हो जाए तो हम उसे इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन में से माइनस किया करेंगे। तो हम उसे इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन में से माइनस किया करेंगे। ब्रैकेट में लिखें, बिल्कुल टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम की तरह, बिल्कुल टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम की तरह, बिल्कुल टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम की तरह। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है किस अमाउंट को पकड़ना है जी और कितने महीने के लिए माइनस करना है। आगे लिखें जितनी अमाउंट से लोन रीपे किया, जितनी अमाउंट से लोन रीपे किया, जितनी अमाउंट से लोन रीपे किया। ठीक है बच्चों, सही है। जितनी अमाउंट से लोन रीपे किया, ये पहली बात। दूसरी, जितनी अमाउंट से लोन रीपे किया उसे, जितनी अमाउंट से लोन रीपे किया उसे इंटरेस्ट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी अमाउंट से लोन रीपे किया उसे इंटरेस्ट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी अमाउंट से लोन रीपे किया उसे इंटरेस्ट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट की परसेंटेज 16% है ना भाई। अच्छा, अब आगे सवाल यह है कि टाइम फैक्टर कितना लेंगे। टाइम फैक्टर कितना लेंगे बच्चों, देखो 50 मिलियन जो था ये जो रीपे किया, तो अगर ना करता तो मुझे अक्टूबर वाले महीने में, सही है बच्चों, 200 मिलियन का हिसाब से लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ता। अब कितने पे इंटरेस्ट देना पड़ा, कितने महीने जी। आगे लिखें, लोन के रीपेमेंट को, नहीं आगे ये नहीं लिखना, लोन अभी सुन लें, लोन के रीपेमेंट को हम इंटरेस्ट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे और रेलिवेंट टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और रेलिवेंट टाइम फैक्टर से या टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और रेलिवेंट टाइम फैक्टर या टाइम पीरियड से, और रेलिवेंट टाइम फैक्टर या टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ब्रैकेट ओपन करें। अब ये रेलिवेंट टाइम फैक्टर या टाइम पीरियड क्या है, ब्रैकेट ओपन करें, लिखें जितने महीने इंटरेस्ट कम कैपिटलाइज किया, जितने महीने इंटरेस्ट कम कैपिटलाइज किया, जितने महीने इंटरेस्ट
कम कैपिटलाइज किया। बताएं कितने महीने कम कैपिटलाइज किया है? 1 महीना। और ये जो सारी बातें लिखवाई हैं इसके ऊपर रेफरेंस दे दें, लिखें क्वेश्चन का नाम लिखें, पहला हड़प्पा लिमिटेड, पास पेपर क्वेश्चन हड़प्पा लिमिटेड, अभी हमने नहीं किया, पास पेपर क्वेश्चन हड़प्पा लिमिटेड, और दूसरा रेफरेंस दें टर्म टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1, टर्म टेस्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1। बाद में बच्चों फिर आपने एडजस्टमेंट देखनी भी तो होती है ना, वो एडजस्टमेंट देखनी है कि नहीं देखनी बाद में, कि बाद नोट ही लिखे रहने देना है? किस में से भाई? भाई का सवाल है सर, अगर ग्रांट में से लोन की जो रीपेमेंट नहीं बल्कि एक्चुअल पेमेंट कर रहा होता, कंस्ट्रक्शन पेमेंट, वो 10 रुपए की है ना, उसको हम कुछ नहीं करते, उसको हम क्या करते? कुछ भी नहीं, उसको कैपिटलाइज थोड़ी करते हैं हम, तो कैपिटलाइज स्पेसिफिक लोन को करते हैं। यहाँ किसको करते हैं? क्योंकि ये चैप्टर किसका, ये बोरोइंग कॉस्ट का है, गवर्नमेंट ग्रांट तो बोरोइंग तो नहीं है ना, सही है बच्चों? अच्छा, एक्चुअल बोरोइंग तो नहीं है। अच्छा भाई अब इधर आए, ये 280 मिलियन आ गया होगा, सारी पेमेंट्स को ऐड कर लें आप, आ गया होगा। ये जो गवर्नमेंट ग्रांट आई है, अब मेरी बात सुननी है बहुत तवज्जो से आपने बच्चों, गवर्नमेंट ग्रांट के चैप्टर पढ़ लिए ना, और गवर्नमेंट ग्रांट के चैप्टर पढ़ लिया है, तो बच्चों आपने कौन से वाले ट्रीटमेंट को प्रेफरेंस देनी है हमेशा? बोले शाबाश। और एसेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं करते गवर्नमेंट ग्रांट को, और इनडायरेक्ट अप्रोच एसेट की कॉस्ट में से माइनस करना, ये 90 मिलियन वो हुआ है, ठीक है। बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी हुई है? तो भाई कॉस्ट कितनी है? 207.33। अब 2 महीने की डेप्रिसिएशन आनी है कि नहीं आनी? आनी है बच्चों, डिवाइडेड बाय 10, 10 साल उसकी लाइफ है, मल्टीप्लाई बाय 2/12, ये डेप्रिसिएशन है 3.5 की, ये किधर चली जानी है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में। और एसेट किताबों में कितने का शो होगा? 203.83, 203.83। डन भाई, और डन। अच्छा जी, अब आप इधर आ जाएं, ये आपको 203.83 शो हो रहा है, ऐसे ही है। ये जो बाय देन करंट लायबिलिटी है, ये वाली करंट लायबिलिटी, देखें आपने लोन लिया था 200 मिलियन का, 50 मिलियन वापस कर दिया, अब आपका लोन पेएबल कितने का आएगा किताबों में? 150 का आएगा। इंटरेस्ट तो मेरा ख्याल है 1 रुपया भी वापस नहीं किया, इंटरेस्ट तो 1 रुपया भी वापस नहीं किया। तो बच्चों 9 महीने इंटरेस्ट था वो 200 मिलियन पे आया, 3 महीने किस पे आएगा? 150 पे आएगा। तो ये आपका आ गया जी 30 मिलियन का इंटरेस्ट पेएबल। और बच्चों पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर, आखिरी जो पेमेंट है वो 1 जनवरी 2000 मेरा ख्याल 23 में जाके है, तो वो वाली भी तो पेएबल है ना, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर वो गवर्नमेंट ग्रांट जो रिसीव हुई थी वो लायबिलिटी में लेके नहीं जानी, और चांद उसको कर तो दिया बच्चों, पहले ही माइनस कर दिया है, इनडायरेक्ट अप्रोच हमने इस्तेमाल की है, एसेट की कॉस्ट में से जब माइनस कर दिया पीछे कुछ भी नहीं बचा होगा। डन। तो ये बड़ा अच्छा सवाल था, इसके अंदर तकरीबन 70-80% कॉन्सेप्ट्स आपके क्या हो गए हैं, उसने टेस्ट कर ली है छोटे से सवाल में से। अच्छा जी, एक टाइम पे एक सवाल बच्चे जी, करंट में क्यों लेके आए? जब नहीं बताया हुआ तो सिंपल बात है, करंट में आएगा ना, नॉन करंट में ले जाएं आप, फिर अदम्पशन ये होगी कि स्पेसिफिक लोन है। स्पेसिफिक लोन जो होता है ना बच्चों, जो स्पेसिफिक लोन होता है वो आपने किसी खास मकसद के लिए लिया होगा। लोन की नॉर्मल नेचर जो बैंक से हम लोन लेते हैं वो नॉन करंट वाली होती है, स्पेसिफिक लोन एक खास मकसद के लिए है। किस लिए बच्चों? जब मकसद पूरा हो गया होगा तो हमने, और लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म लोन, क्या लिखा हुआ है? लिखा भी हुआ है शॉर्ट टर्म लोन, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है और ये स्पेसिफिक है, तो ये हमने जब मकसद पूरा हो गया होगा फिर वापस भी तो करना है ना, और सवाल के अंदर लिखा भी है शॉर्ट टर्म का लफ्ज। जी जी, तो हम अपनी तरह से जम्शन ही ले सकते भाई, हम हमें क्या पता कब कब रीपेमेंट्स हैं, या तो हमें दिया होता, ये देखो शॉर्ट टर्म, तो बस हम तो इसको करंट में ले जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म का लफ्ज लिखा है चांद, नहीं ना लिखा हो तो हमेशा नॉन करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म का लफ्ज लिखा इसलिए करंट में लेके गए, ठीक है। और डेटा भी आगे कुछ नहीं दिया हुआ, और वैसे भी जो स्पेसिफिक की जो नेचर है ना, जो स्पेसिफिक की है वो एक खास टाइम पीरियड के लिए लिया होगा हमने, ठीक है। जनरल लोन जो होता है ना वो नॉर्मल लोन जो होते हैं वो जनरल होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? वो जनरल होते हैं, स्पेसिफिक नहीं है। वो तो सिर्फ IS 23 के लिए हमने स्पेसिफिक लोन का कॉन्सेप्ट है बिल्डिंग में,
बात समझ आइए, जब कंस्ट्रक्शन वगैरह आपने करनी है। अच्छा जी, अब आप आओ जी, कौन सा क्वेश्चन रह गया है? ये क्वेश्चन नंबर 5 रह गया जी। हाँ, इसमें क्या कह रहा था, कहता प्रिपेयर नोट्स ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड बोरोइंग कॉस्ट। आप बोरोइंग कॉस्ट के लफ्ज को देख के मेरे ख्याल परेशान हो गए होंगे। बोरोइंग कॉस्ट में आपको याद नहीं है, मैंने बताया था, मैंने कहा था जितनी अमाउंट आपने कैपिटलाइज की है बस वो आपने इस तरह अंग्रेजी में एक आधी लाइन में बता देनी है। अमाउंट इतनी जी थी बच्चों, वो हमने क्या कर दी, हैज बीन कैपिटलाइज ड्यूरिंग द फलाना साल, ठीक है, इस तरह करके। अच्छा, कहता कंपैरेटिव फिगर्स एंड कॉलम फॉर टोटल आर, कहता ना तो आपने कंपैरेटिव फिगर्स के बारे में बताना है, ना ही आपने टोटल कॉलम के बारे में गुफ्तगू करनी है। अच्छा जी, आप भाई इधर आए। अच्छा, पेपर के अंदर ना जो आपको टर्म टेस्ट आया था वो एक मिस्टेक हुई थी मेरे से, ये अदर इंफॉर्मेशन स्किप थी। क्या थी बच्चों? अदर इंफॉर्मेशन स्किप थी। ये अदर इंफॉर्मेशन जो ऑनलाइन वालों के पास गई थी आपके पास थी भाई। ऑनलाइन वालों के पास ये सारा सही था, अपडेटेड था। फिजिकल वालों के पास ये मिसिंग था। क्या था बच्चों? ये एक एरर था, गलती थी बस। अच्छा जी, इधर आए जी। अब आप, कहता था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नजूमे लिमिटेड। कहता फॉलोइंग बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एज ऑन 1 जनवरी 2022। भाई जान, 3 तरह के एसेट्स हैं। कितनी किस्म के हैं? एक प्रॉपर्टी है, एक प्लांट एंड मशीनरी है, और क्या है जी? इक्विपमेंट है। 3 तरह के एसेट्स हैं। कितनी किस्म के हैं भाई? 3 एसेट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखें उसने कौन सी दी है। जी, अदर इंफॉर्मेशन पढ़ लें जी। कहता डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज चार्ज 15% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली। कहता नॉर्मली इस पे 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। कहता अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, अगर उसने कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। कहता जी डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट इज चार्ज्ड एट द रेट 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सर सबसे पहले आए जी, नोट बनाना है जी। अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले ये बैलेंसेस जो आपको दिए हैं ये आपने उठा के ओपनिंग में लिख देने हैं। ये आपने क्या करना है बच्चों, ओपनिंग में। और ये वाले जो हैं, ये वाले क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के, ये भी किधर लिखने हैं? ओपनिंग में। डन। अच्छा सर, कहता जी ऑन 1 अप्रैल एनएल एक्वायर्ड अ स्पेशलाइज्ड मशीनरी फॉर इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कहता द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। अब मुझे एक बात बताएं, ये एसेट कौन सा है? मशीनरी, स्पेशलाइज किस्म की मशीनरी है। ये एडिशन है। क्या है बच्चों? ये किसके अंदर एडिशन है बताओ? किसके अंदर एडिशन है? प्लांट एंड मशीनरी में। प्लांट एंड मशीनरी वाली जो क्लास है उसके अंदर एडिशन है। जी जी, नहीं अलग-अलग नहीं, उसी के अंदर देखो एक क्लास ऑफ एसेट है, उसका एक ही कॉलम बनेगा नोट में, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, सारा डेटा जो इस सवाल के अंदर दिया है वो मिलियन में है। इधर डेटा किस में दिया है बच्चों? इधर डेटा किस में दिया है बोलो? रुपीज में दिया है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? इसको मिलियन में कन्वर्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो भाई जब ये देखो, ये जो डिजिट है ना ये वाला, इसके बाद 6 डिजिट्स अगर होंगे तो उसे मिलियन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तो बच्चों जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे ना मिलियन में, तो ये 8.5 आएगा। क्या आएगा? मिलियन ये होता है बच्चों 1 के बाद 6 डिजिट्स। और ऐसा ही है, जब आप इसको 85000000 को डिवाइड करेंगे ना इस पे, तो ये आ जाएगा 8.5 मिलियन। इसको जब करेंगे तो आएगा 0.2। चलेंगे, समझ जाएंगे बच्चों। ये फ्रेट चार्जेस ऐड होते हैं बच्चों, ऐड होती हैं जी। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होती है, स्टाफ ट्रेनिंग, प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, परचेज ऑफ 2 ईयर। बच्चों ये तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, रिपेयर मेंटेनेंस है, वो बात समझे हैं? अच्छा जी, इसके बाद एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये तो रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है ना उन्होंने। अच्छा जी, अब मेरे भाई आपसे एक बात अर्ज की थी, मैंने कहा था आपने जब डिस्काउंट लेने हैं, डिस्काउंट 2 तरह के हैं, एक ट्रेड है और एक सेटलमेंट है, यानी कैश डिस्काउंट है। 2 तरह के डिस्काउंट्स हैं बच्चों। अब मुझे बताएं इन डिस्काउंट्स को क्या करना है? सबसे पहले कॉस्ट पूरी निकाल लें, उसके बाद इनको अप्लाई करें, या फिर लिस्ट प्राइस है हमारे पास उसमें से पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करें। ऐसे ही होना चाहिए जी। आप इस तरह करें, ये 5% का डिस्काउंट है, लिस्ट प्राइस है 8.5 मिलियन, इस पे 5% लगाएं, माइनस कर दें, उसमें से माइनस कर दो। उसके बाद अमाउंट आती है मेरा ख्याल 8.0 इस तरह कुछ आता है, शायद 8.075 आता है।
अब बच्चों इसके बारे में कुछ नहीं बताया, ये सेटलमेंट डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट, इसके बारे में नहीं बताया कि ये लिस्ट प्राइस पे लगना है या किस पे लगना है। तो बताएं, जब कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस ना दी हो तो हम हमेशा किस पे लगाएंगे, बताएं शाबाश। लिस्ट प्राइस पे नहीं चांद, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद। ये स्पेसिफिकली आपको नोट लिखवाया भी था और एक दो क्वेश्चन भी ऐसे किए हुए हैं। बच्चों जब इसके बारे में खामोश हो तो आपने हमेशा ये वाला जो डिस्काउंट है ये आपने उस अमाउंट पे लेना है, लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, जो अमाउंट बची हुई है। डन, ये स्पेसिफिक बात नोट लिखवाया था आपको। अब 8.075 आपने बताया, उसमें से 3% मजीद माइनस कर दें जी, कितना 7.83 इतना समथिंग आता है। अब बाकी चीजें जो मैंने हाईलाइट की हैं उनको ऐड कर दें। डन बच्चों, ये आपके पास एडिशन की क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी, एडिशन की क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। डन, और इसको अगर डेप्रिशिएट करना है बच्चों तो कैसे करेंगे आप लोग बताएं। ये नीचे दिया हुआ जी, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 15 साल और इकोनॉमिक लाइफ कितनी दी है, 18 साल। तो मुझे बताएं शाबाश क्या करना है जी। जी आपने टोटल कॉस्ट लेनी है माइनस रेजिडुअल वैल्यू है मेरा ख्याल है 0.85 इस तरह करके कुछ है ना, 0.285। ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, क्या है बच्चों, डिवाइडेड बाय बच्चों 18 साल या 15 साल, 15 साल। और अवेलेबल फॉर यूज कब है, हाँ फर्स्ट कुछ नहीं बताया हुआ तो बच्चों इसी तारीख पे क्या होगा फिर, ये अवेलेबल फॉर यूज नहीं बताया तो इसी तारीख पे होगा ना। तो आप कर देंगे 9/12, आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आ जाएगा। ओए आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों। प्लांट एंड मशीनरी का एक आ गया। नेक्स्ट आ जाए, कहता ऑन 1 मार्च 2022 एनएल कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है। कहता था होल प्रोसेस ऑफ असेंबली एंड इंस्टॉलेशन वाज कंप्लीटेड ऑन, अच्छा बच्चों ये भी प्लांट के बारे में है, ये भी किसके बारे में है, इसका मतलब है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 2 एडिशंस हैं। कितनी है बच्चों, 2 एडिशन है। क्या है बच्चों, 2 एडिशन है। कहता था होल प्रोसेस ये हो गया जी कंप्लीटेड, इसका मतलब है 2 महीने की डेप्रिसिएशन आनी है। 31 अक्टूबर को क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया ना। कहता हाउएवर द वर्क वाज स्टॉप्ड फ्रॉम 11 to 31 जुलाई 2022 ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रेन्स। ड्यू टू बच्चों, अब मुझे बताएं, ये सस्पेंशन की शाबाश बात कर रहे हैं, ये रूटीन सस्पेंशन है या नॉन रूटीन, क्या हर दफा हुआ करेगी, तो नॉन रूटीन को फिर हम माइनस करते हैं। याद है आपको, जितनी भी उसकी कॉस्ट आएगी वो माइनस कर देंगे, ये वाला महीना जिधर भी आएगा। डन बच्चों, और ये वाला महीना पूरा नहीं, हम इसको हाफ महीना ले लेते हैं। अब यार दिनों में तो नहीं कैलकुलेशन कर सकते ना, सिंपल सी बात है यार, दिनों में कैलकुलेशन तो नहीं करनी ना। अब दिन गिनने बैठ जाए कि टोटल दिन कितने हैं, ठीक है जी 31 प्लस फलां फलां, ये टैक्स नहीं है, टैक्स पढ़ रहे हैं आप लोग, टैक्स में दिन गिना करें जब वो टैक्स ये जब वो आता है ना रेजिडेंशियल स्टेटस आपने पता करना होता है, उधर दिन गिनते हैं। ये वो नहीं है, बात समझे कि नहीं समझे, ये टैक्स नहीं पढ़ रहे, FAR 1 पढ़ रहे हैं, इधर दिन ना गिनने बैठ जाना। सादा बात करें, बस आप इसे अज्यूम कर लें 0.5 मंथ, क्या कर लें बच्चों, आधा महीना। ज्यादा रियलिस्टिक आधा महीना है या 1 महीना, आधा महीना ना, आधा महीना, तो ये कर लें। अच्छा कहता है टोटल कॉस्ट कितनी है बच्चों, 650 मिलियन। ये तो सिंपल सी बात है, 650 मिलियन ऐड हो जाएंगी ना कॉस्ट के अंदर। अब हमने क्या करना है, अभी अभी पढ़ के आए हैं, बोर्विंग कॉस्ट अभी कैपिटलाइज वाला क्राइटेरिया मीट करना है। सर पहली पेमेंट कब है जी, अच्छा जी, फिर दूसरी तीसरी चौथी ठीक हो गया। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हो रही है, वो भी 1 मार्च। अब लोन देखना है कब लिया, कहता था प्लान वाज फाइनेंस थ्रू अ बैंक लोन ऑफ 550 मिलियन ऑब्टेन ऑन 1 मार्च। अच्छा बच्चों ये तो क्राइटेरिया मीट हो गया, तीनों तारीखें सेम डेट पे आ रही हैं। तो बच्चों कब से कैपिटलाइज होना शुरू करना है, इसका मतलब 1 मार्च से लेके कब तक बच्चों, कितने महीने बनते हैं। अब अभी सस्पेंशन निकाल दें जहन से, मैंने कहा था ऐसे सॉल्व करना है, बाद में जाके वो माइनस कर लिया करेंगे 0.5, 8 महीने बनते हैं, उसमें से आप 0.5 कर दें, 7.5, कैलकुलेटर पकड़ें शाबाश। 550 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 18%, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन तो निकाल सकते हैं ना वर्किंग बना के, सोल्यूशन आपके पास होगा, तसल्ली से देखिएगा जी। शाबाश शाबाश, 550 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 7.5, कितना कितना आता है बच्चों, है 61.875 जो भी है, आप राउंड ऑफ करके 62 भी लिख सकते हैं। तो आप टोटल कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो ऐसे ही होगा ना।
तो लेस क्या होगा, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, ऐसे ही है। और ये कहता था सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम द लोन वर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट, इस तरह का एक सवाल किया हुआ है पहले। कहता एट द रेट 7.5% ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, कहता ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड। ये मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, अब आपको पता नहीं याद है या नहीं याद, मैंने एक नोट लिखवाया था, सवाल पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 था या पता नहीं 2 था, इस तरह करके था, पहले 3 सवालों में से था कोई। उसके अंदर ना बच्चों कैपिटलाइजेशन पीरियड का लफ्ज मैंने कहा था जब लिखा हो ना, तो अब आपने महीने माइनस नहीं करने, सस्पेंशन वाला महीना माइनस नहीं करना। उसकी वजह यह है टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट में से वो महीना माइनस नहीं करना। उसके रीजन ये है, आप रिवाइज कीजिएगा, मेरा ख्याल है पास पेपर का क्वेश्चन 2 या 3 में से कहीं एक पे नोट लिखवाया था मैंने, आप देख भी लीजिएगा उसका ट्रीटमेंट जाके। माइनस क्यों नहीं करना, कहता मैंने आपको ये दिया ही उस पीरियड का है जो कैपिटलाइजेशन वाला है। कौन सा है बच्चों, इसका मतलब है 8 महीने टोटल जो था वो हमारे पास जो बैलेंस पड़ा था, सरप्लस फंड था, वो इन्वेस्ट हो सकता था, टोटल 8 महीने हो सकता था। कहता मैंने आपको बताया है कि जितना 0.5 मंथ्स जो था वो तो वैसे चला गया ना, पीछे कैपिटलाइज पीरियड कितना रह गया, 7.5 मंथ्स। कितने रह गए बच्चों, कहता ये मैंने आपको जो बात बताई है, किसकी बताई है, ये मैंने आपको सरप्लस फंड वाली बात किसकी बताई है बच्चों, कैपिटलाइज पीरियड वाली बताई है। अब आपने माइनस इधर से नहीं करना, वो पास पेपर की एडजस्टमेंट नोट लिखवाया हुआ है, वो जाके पढ़ लीजिएगा। अच्छा बच्चों, लेकिन टेबल तो बनाना पड़ेगा, और टेबल तो बनाना पड़ेगा ना, टेबल तो बनाएंगे तो पता चलेगा ना कब कब इन्वेस्ट हुआ। भाई बात समझे कि नहीं समझे, बात समझे हैं। अच्छा जी, अब आप ये कर लेंगे इंशाल्लाह, ये कर लेंगे। ये वाली मैं आपको एडजस्टमेंट दिखा देता हूं इधर से, 1 मिनट जी, किधर गई भाई, क्वेश्चन नंबर 5 था जी, क्वेश्चन नंबर ये रहा जी, इधर आ जाए भाई जी। कहता जी बॉर्मिंग ये 650 आ गई, ये 65.31 इस तरह करके कुछ आ रहा है। कहता जी है ये 19% लिया हुआ है, ये 18 आएगा ना। अच्छा जी, अब ये बच्चों आ गई आपके पास क्या, इन्वेस्टमेंट इनकम आई है, क्या आई है बच्चों, इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई है आपके पास, ये वाली सही है 7.5 मिलियन। ये उसमें मेरा ख्याल है कुछ चीज़ एक आधी मिस लग रही है इस क्वेश्चन के आगे ना, ये एक चीज़ और भी इधर मिसिंग है मेरा ख्याल है, देखना पड़ेगा क्या मिसिंग है। इधर 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 ना लिख लें, सर फ्रॉम द लोन वाज इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज 22 मिलियन। ठीक है जी, अमाउंटिंग टू रुपीज क्या बच्चों, ये कैपिटलाइज पीरियड वाली अमाउंट उसने इधर खुद दी हुई थी। ठीक है, इधर खैर थोड़ी मिस हो गई है, लेकिन इनको मार्क्स मिल जाएंगे यार इसके। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई अब आप इधर आ जाएं। असल में हुआ ये है यार कि पोस्ट वालों का भी टेस्ट था, आपका भी था। ठीक है, जो पोस्ट वालों को ये पढ़ाया नहीं हुआ था, ना इन्वेस्टमेंट इनकम पढ़ाई थी, ना बोरोइंग कॉस्ट पढ़ाई थी, उसमें से कुछ डाटा यही सवाल उनको भी गए, बस उनका जो रेलिवेंट पोर्शन था वो दिया। वो जब दिया तो जब इधर से कटिंग शटिंग की ना, तो वो कुछ चीज़ें इधर से स्किप हो गई। ठीक है, तो उसके लिए माजरत खां यार। अब बहरहाल ये समझ आ गई बच्चों, ये 22 मिलियन इधर आना था, ये ऐड होना था इधर। अच्छा जी, अब बच्चों नीचे आए इधर, अब ये आ जाए, कहता ऑन 1 अगस्त 2022 ए न्यू इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड। अच्छा बच्चों, ये अब किसमें ये अब इक्विपमेंट है, क्या है बच्चों, अब ये कौन सा क्लास ऑफ एसेट है, इक्विपमेंट है। अब एक बात सुन लें जरा गौर से भाईजान, ये एक्सचेंज है, क्या है, एक्सचेंज के केस में हमेशा याद रखिएगा एडिशन भी होती है और बोलें डिस्पोजल भी है। क्या है बच्चों, पुराने वाले एसेट की जानियां, नए वाले एसेट की आनियां। आपने तारीख देखनी है, क्या था ऑन 1 अगस्त 2022, क्या बच्चों, ऑन 1 अगस्त 2022। इसका मतलब है 1 अगस्त 2022 पे जाके जब आपने एक्सचेंज किया होगा एसेट, तो बच्चों 7 महीने पुराना एसेट रहा होगा, 5 महीने नए वाला एसेट आ गया होगा। अब डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं। कहता जी ए न्यू इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड, और मैंने कहा था इसको जरा गौर से देख लीजिएगा इस वाली चीज को, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये आने के चांसेस होते हैं बार बार। कहता जी न्यू इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ रुपीज कितना
80 मिलियन। कहता जी टू द सप्लायर ओल्ड इक्विपमेंट वाज गिवन इन एक्सचेंज टू द सप्लायर, वो एक्सचेंज वाली बात आ गई। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एंड न्यू इक्विपमेंट दोनों की दी हुई है बच्चों, पुराने वाले की 27 मिलियन है और नए वाले की कितनी है, बोले शाबाश 96 मिलियन। अब मुझे एक बात बताएं शाबाश, एक बात आपने बतानी है जरा यार, जब दोनों की फेयर वैल्यूज दी हों, जब दोनों की फेयर वैल्यूज दी हों और आगे कुछ ना लिखा हो किसकी रिलायबली मेजरेबल है, मोर क्लियरली एविडेंट है, तो किसको प्रेफरेंस देनी है, शाबाश शाबाश ओल्ड वाले। ओल्ड वाले की 27 है, प्लस माइनस कैश पेड या रिसीव, पे किया तो प्लस होगा ना, कॉस्ट में ऐड होता है। 80 मिलियन प्लस कितना बच्चों 27 मिलियन, कितना हो गया 107 हो गया शायद। कहता था ओल्ड इक्विपमेंट हैज बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट, ये बातें पुराने वाले की बता रहा है, ये इसको देख लेते हैं अभी। कहता कॉस्ट इंकर्ड ऑन इंस्टॉलिंग द न्यू इक्विपमेंट, कितना बच्चों इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितने की है जी, तो न्यू एसेट की कॉस्ट बता दीजिए 115, लिख लें कहीं अपने पास, लिख लें फिलहाल आपको याद ना भूल जाए। 115 मिलियन हो गई ना, कैसे भाई 80 मिलियन की पेमेंट किया आपने, सही है सर, 27 मिलियन पुराने वाले की फेयर वैल्यू है, वो 3 सिनेरियोज देख लीजिएगा घर जाके दोबारा, प्लस 8 मिलियन का क्या है बच्चों इंस्टॉलेशन कॉस्ट, तो नए एसेट की कॉस्ट कितनी। अच्छा अब एक्सचेंज का पहला स्टेप क्या होता है, पुराने एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर फेंकें, वो कितनी है बच्चों 45 मिलियन, कितनी है सर जी। दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों बताओ, उसकी यादों को किताबों से बाहर निकालने, सही है सर, लेकिन ना ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये इतनी आसानी से नहीं आता, ये आपको पता है, पहले ओपनिंग तक जाना पड़ता है, फिर ओपनिंग इधर इधर, जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं ऑन ओपनिंग एसेट्स, ऑन ओपनिंग एसेट्स, फिर क्या होता है बच्चों बताओ शाबाश, जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो हम इस तरह करते हैं ना जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्या करते हैं बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब मैं सिर्फ इक्विपमेंट की कर रहा हूं, आपने क्या करना है, जितनी क्लास ऑफ एसेट्स हैं सारों की अलग अलग कैलकुलेशन करनी है, मैं सोल्यूशन में दिखा भी देता हूं। आपने प्लांट एंड मशीनरी की लहदा करनी है ऑन ओपनिंग एसेट, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल तो खैर उधर कोई नहीं है, ऑन इक्विपमेंट पे ओपनिंग पे लहदा, एडिशन पे लहदा, डिस्पोजल पे अलहदा। भाई बात समझ गए ना, फिर ही बात आएगी, फिर ही टोटल डेप्रिसिएशन आएगी ना, और वैसे भी हर क्लास की करेंगे तो अपने अपने कॉलम में लेके जाएंगे। अच्छा आप बताएं जी इधर क्या फॉर्मेट होता है, ऑन ओपनिंग एसेट्स लेस बच्चों क्या, फिर क्या आता है बोले शाबाश शाबाश, फिर क्या आता है बोले ऑन, जी आप देखें मेरी बात सुने, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, क्या है बच्चों ऑन ओपनिंग एसेट, ये तो आप ले लेंगे क्योंकि आपके पास कॉस्ट भी है ओपनिंग की और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, ये बुक वैल्यू आ जाएगी आपके पास। डिस्पोजल की बुक वैल्यू कैसे आएगी बताएं शाबाश, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, 45 मिलियन, डेप्रिसिएशन का रेट में रखा 20% है ना 80, और अब आपने देखना है साल कितने इस्तेमाल हो गए, 1 नवंबर 18 पे लिए, तो 18 के 2 महीने, 19 पूरा साल, 20 पूरा साल, और बताएं बच्चों 21 पूरा साल, ओपनिंग पर रुक जाना है, इसका मतलब 3 + 2/12, ये इस तरह कर लेंगे ना, 2/12 कैलकुलेटर के साथ ही वो जो पार लेते हैं उधर इस तरह लिखेंगे तो राउंड ऑफ के मसले भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी जी। आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी ओपनिंग पे, इसको इधर से माइनस करते होते हैं, वो ऐसे ही है, फिर वो फॉर्मेट बनाते थे आप लोग, डेट डिस्क्रिप्शन, ऐसे ही है ना, वो सही है। उससे क्या आता था आपके पास बोले शाबाश, हमारे वाले साल की क्या आ जाती थी बच्चों, डेप्रिसिएशन आती थी। आज मैं आपको जरा लिंक करवा दूं सॉल्यूशन के साथ, जी इधर आइएगा, ये देखें बच्चों, हमें क्या चाहिए, हमें स्टेप नंबर 2 का जवाब चाहिए। सबसे पहले ओपनिंग बुक वैल्यू फाइंड कर लिया आपने, 23.21 ही आई होगी आपके पास, उस फॉर्मूला से देख लें, उससे जरा एग्जैक्ट रहती है, इससे राउंड ऑफ के इश्यूज आते हैं थोड़े से। अच्छा फिर आप फॉर्मेट बनाते हैं, डेट डिस्क्रिप्शन अमाउंट, वो ऐसे ही है। अच्छा जी ये आ गई जी बुक वैल्यू, ऐसे ही है बच्चों, इधर उठा के एज इट इज हमने लिख दी, हम हमेशा ऐसा ही करते थे, ऐसे ही करते थे हमेशा। अब क्या हुआ बच्चों, कितने महीने की डेप्रिसिएशन रेलेवेंट है, 7 महीने की, 2.71 आ गया इधर, और मेरे भाई इसको जब इधर से माइनस किया तो क्लोजिंग पे बुक वैल्यू कितनी आ गई, क्लोजिंग पे कहना सही नहीं है, डिस्पोजल पे बता दें कितनी आ गई, 20.50,
डन। कॉस्ट में से जब इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी बच्चों। ये मेरे स्टेप नंबर 2 का जवाब होगा। और बात समझ गए हैं? डन और डन। और इसको उठा कर किधर लिखेंगे बताओ? ऑन डिस्पोजल में लिख देंगे। बात समझ गए हैं? और बात समझ गए हो? इधर आए, इक्विपमेंट में आए, ऑन ओपनिंग एसेट्स पे ये किया हमने, लेस वो कर दी ना 210। ये क्या थी 210? क्या थी बच्चों? ये बुक वैल्यू थी 210। 210 ही आती है, पता नहीं अब कितनी आती है। बहरहाल ये इधर बुक वैल्यू आनी है, पता नहीं अब ये सही है कि नहीं। ये तो समझ आ गई ना, 23.21 ही है। अच्छा, ये एज इट इज आपने इधर वर्किंग का रेफरेंस दिया और इधर आके ये लिख दिया, ये वाली भी आ गई आपके पास। एडिशन पे किस तरह आनी है? 115 आपने अभी कैलकुलेट किया था, मल्टीप्लाई बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय 5/12। फर्स्ट देखे ना, 1 जुलाई या 31 जुलाई या 1 अगस्त से ऑनवर्ड्स कैलकुलेट करना है, 5 महीने बनेंगे। ये आ जाएगी आपके पास इक्विपमेंट पे, आ जाएगी भाईजान, और आ जाएगी। ठीक है, सही है। ये मैं कह रहा था कि आपने प्लांट एंड मशीनरी पे लैदा कैलकुलेट करनी है, इक्विपमेंट पे लैदा करनी है, सही है। और अभी प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी पे देखते हैं क्या कटे खुले हुए हैं। सवाल बहुत अच्छा था, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, जिसमें सारे ही कॉन्सेप्ट बनाया भी बड़ी मेहनत से था, जिसमें सारे ही कॉन्सेप्ट टेस्ट करने की कोशिश की थी। बस जो था फिजिकल वालों को मसला आ गया। वो मसला ये आया कि वो अदर इंफॉर्मेशन जो थी ना उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब उसमें कुछ ना कुछ तो किया होगा ना आप लोगों ने जी। बस जो भी इन्होंने वो कैलकुलेट किया ना उसके मार्क्स तो एलोकेट हो जाएंगे, लेकिन मुझे यकीन करें बड़ा दुख हुआ। इसको बनाने में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगा। कुछ पास पेपर्स की एडजस्टमेंट उठाई हुई थी, कुछ सारे मैंने कोशिश की थी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक ही सवाल के अंदर आ जाएं। ये बड़ा कम्प्रिहेंसिव सवाल था, एक छोटी सी गलती ने ना बस वो महरम से मुजरिम बना दिया। अच्छा जी, इधर आए ज़रा। अब NL, अब ये प्रॉपर्टी पे आ जाए। कहता NL हैज़ प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड एज वेयर हाउस। अच्छा बच्चों, विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल। अब जब वेयर हाउस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे बताएं IS 16 है, क्या है बताएं? शाबाश, अपने इस्तेमाल में है ना लेके आए हुए, तो IS 16 है बच्चों। कहता NL यूजेस कौन सा मॉडल बच्चों? कॉस्ट मॉडल, बता दिया उन्होंने, ठीक है, अच्छी बात है जी। कहता जी फॉर इट्स प्रॉपर्टीज IS 16 में। कहता ऑन 31 अक्टूबर 2022, ठीक है बच्चों, यानी हमारे वाले साल में। कहता जी प्रॉपर्टी वॉज वेकेटेड, खाली होगी, एंड मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कीप इट फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। यानी अब किधर 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 शिफ्ट हो रहे हैं? शाबाश, IS 40 में। किधर बच्चों? IS 40 में। किस तारीख पे? 31 अक्टूबर तक। तो बच्चों याद करें, IS 40 के अंदर रिक्लासिफिकेशन में मेरा ख्याल है एग्जाम्पल नंबर 5 थी शायद, ये मेरा जो याद 5 थी या 4 इस तरह कर, 5 या 6 थी, आप देख लीजिएगा IS 40 में। जब कॉस्ट मॉडल हो और आगे जाना हो बच्चों किस में? आगे कुछ ना बताया हो, खामोश हो। अगर खामोश हो, खामोशी के केस में भी आपने फेयर वैल्यू ही, अगर आपको फेयर वैल्यू का डेटा दिया ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले में, तो आपने प्रॉपर्टी को हमेशा फेयर वैल्यू पे ही रखना है, सही है। अच्छा जी, कहता जी एट दिस डेट फेयर वैल्यू कितनी बच्चों? और आगे बताया है NL यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल अंडर IS 40, बता भी दिया। अब बच्चों याद करें, जब आपका IS 16 में कॉस्ट मॉडल है और आगे IS 40 में कौन सा मॉडल है? IS 40 कहता है भाई मेरा तो फेयर वैल्यू मॉडल है, मुझे तो फेयर वैल्यू पे चीज चाहिए। सिंपल सी बात है, IS 40 में कितने से जाना है? 175 से जाना है। ये तो बड़ी पढ़ी लिखी बात है। आपका एसेट आज किताबों में कितने का पड़ा हुआ है बताएं? शाबाश, वो बुक वैल्यू पे पड़ा होगा ना। आपके पास ओपनिंग बुक वैल्यू तो मेरा ख्याल होगी, मसला नहीं है, सही है सर। 10 महीने इसे मजीद क्या करें बच्चों? डेप्रीशिएट करें। क्या करें बच्चों? आप देखें इधर आए। कहता जी ये जो आपके पास है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ उसने दी है, क्या दिया हुआ है बच्चों? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो अब आपने क्या करना है, उसने टोटल लाइफ नहीं दी, इधर भी चकमा दिया है। उसने कहा कि देखता हूं जरा इनको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाला कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता। जब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दी होती है तो अब आप कॉस्ट में से कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? कॉस्ट माइनस, बताओ शाबाश, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय। तो प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू दी हुई है मेरा ख्याल है, दी नहीं है हम खुद निकाल लेंगे ना। ये किधर गया किधर गया? आजा 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 भाई आजा। ये प्रॉपर्टी है 240 माइनस कितना करना है बच्चों? आपने 36 करना है।
और ये रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, स्ट्रेट लाइन के अंदर एक तीसरा फार्मूला भी आपको लिखवाया था, जब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हो तो अब रिमेनिंग वाली अमाउंट लेनी है आपने। तो बच्चों ये बनेगी मेरा ख्याल है 204 डिवाइडेड बाय कितना बच्चों, 10 साल रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। हमें तो 1 साल की नहीं चाहिए, ये तो 1 साल की आ गई, मल्टीप्लाई बाय बच्चों 10/12, आपके पास मेरा ख्याल 20 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह करें जी, 204 में से मजीद 20 निकाल दें तो कितना आता है, 184 आता है ना, 184 ही आता है ना भाई। 204 तो ये आ गई ना बुक वैल्यू, इसमें से मजीद जब आपने डेप्रिसिएशन माइनस की होगी तो कितना आ जाएगा बोलो, 184। भाईजान फेयर वैल्यू कितनी है बताओ, शाबाश। वो फेयर वैल्यू कितनी है, 175, और आगे ये कह रहा है कि ईयर एंड के ऊपर ना 178 मिलियन हो गई है, वो फेयर वैल्यू का गेन आता होता है ना। अच्छा अभी फिलहाल इधर आए, सोल्यूशन पे आपको लिंक करवा दूं, घर जाके आपके मसला ना हो। जी इतना टाइम तो वैसे सॉल्व करने में नहीं लगना था जी। इधर आए जी, इधर आए, इधर आए, इधर आए, ये आपको लिंक करवा दें। ये देखें बच्चों, ये डेप्रीसिएशन आ गई होगी, ये डेप्रीसिएशन आ गई होगी 240 डिवाइडेड बाय 10, और ये 240 इधर आएगा माइनस, कैलकुलेशन सही हुई है, इधर आएगा माइनस कितना 36, ये ऐड होना है बस कैलकुल। अच्छा जी, अब बच्चों मुझे एक बात बताएं, अब जी बहुत पढ़ी लिखी बात है, एसेट की फेयर वैल्यू है कितनी बच्चों, 175 कितनी है, और आपका एसेट कितने पे पड़ा हुआ है, बोलें शाबाश। अच्छा ये देखें, इधर आता है डेट, इधर आएगी बच्चों क्या, डिस्क्रिप्शन, और इधर क्या आ जाएगी, बोलें शाबाश। इधर क्या आएगी बच्चों, प्रॉपर्टी। जी एसेट है जी 1 जनवरी 2022 है ना, पे बुक वैल्यू बताना प्लीज कितनी है, 204। 31 अक्टूबर 22 पे आए, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताइएगा, जरा कैलकुलेट कर दें, मुझे शक सा हो रहा है गलत ना हो गई। बी कितना 17 आता है, हाँ गलत हो गया ना 17, वो 10/12 भी करना है। अच्छा जी, आप पीछे कितना आता है, 31 अक्टूबर 2000 बोलें, बुक वैल्यू कितनी आती है बच्चों बताएं, हैं 187 आती है, 187 आ गई। अच्छा अब मुझे बताएं भाईजान, 31 अक्टूबर पे फेयर वैल्यू कितनी है जी, 1। तो देखें आपने पहले एसेट को रीवैल्यू करना है, सही है, जब कॉस्ट मॉडल हो तो, और आगे फेयर वैल्यू मॉडल हो तो। एग्जांपल नंबर IAS 40 की देख लीजिएगा, 5 होगी शायद या 6 पता नहीं अब। अच्छा ये है जी 31 अक्टूबर 2022, ये क्या आ गया बच्चों बताएं, ये सरप्लस तो नहीं है, ये तो लॉस है, क्या है भाई, लॉस है। ये कितने का आया, 12 का आया, 12 का ये हो गया। और इधर आके आप लिखें रीवैल्यूएशन डेफिसिट या लॉस, और ये 12 का इधर आ गया भाई। अब इसकी एंट्री बताएं शाबाश, खुद बताएं, इस 12 की एंट्री क्या होगी, प्रॉपर्टी 12 से क्या हो जाएगी बच्चों, कम क्रेडिट, और बच्चों लॉस क्या हो जाएगा। ठीक है आए इधर, इधर ये इस तरह होगा ना, इधर 12 आएगा, क्या आएगा बच्चों, और इधर भी क्या आएगा, 12 आ जाएगा, ऐसे ही है जी। अच्छा जी, इधर 17 आएगा, ठीक है जी। अब मेरे भाई आए इधर, जब आप इधर तक एसेट को ले आए, अब आपका एसेट IS बोलो शाबाश, रीवैल्यूड अमाउंट लिखता है ना, IS 16 है। अब आपके एसेट दोनों में कितने का पड़ा हुआ है, 175 का। आप आनिया किसमें और जानिया किसमें बताओ शाबाश, IS 40 में आनिया और जानिया किसमें, IS 16। डन बच्चों, और डन सर जी। अच्छा चलें बहरहाल, अब जब आपने रीवैल्यूएशन की होगी तो आपको एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन 2 स्टेप्स भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। देखें जी किताबों के अंदर कितनी डेप्रीसिएशन पड़ी हुई है, एक तो बच्चों ये 17 की पड़ी होगी, दूसरा कितने की पड़ी होगी बोलो, दूसरा कितने की पड़ी होगी 36, वो वाला पुराने वाला, तो ये किताबों से निकल जाएगा। फिर क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस या सरप्लस, तो भाई ये कितने का आया, 12 रुपए का, तो ये भी एसेट वाले कॉलम में आ जाएगा प्रॉपर्टी के अंदर, 12 से नेगेटिव से 175 पे अब आपका प्रॉपर्टी आपकी पड़ी होगी। अच्छा जब आप निकालेंगे तो अब आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से डेबिट, 175 से, और भाईजान क्रेडिट कितने से, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, तो ऐसे ही होगा जी। इधर आए प्रॉपर्टी पे आ जाएं जी, बिल्डिंग पे सॉरी जी,
इधर जब आप आए होंगे तो इधर आपने ये इनकॉर्पोरेट कर दिया होगा, ये आपने कर दिया होगा, वो कर दिया होगा। अच्छा, उसके अलावा वो ट्रांसफर ऑफ वो रीवैल्यू एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये भी कर दी होगी आपने। वो अमाउंट थोड़ी सी आगे पीछे है, लेकिन एंड पे आके तो ये सारा का सारा चला गया होगा ना इधर से 175। अच्छा, इधर आ जाएं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कितने से शो होगा बताओ, उसके नोट में 175 से शो होगा। डन बच्चों, और डन। अच्छा, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एक और मसला भी है। ईयर एंड के ऊपर आके अब आपकी फेयर वैल्यू 178 मिलियन हो गई है, यानी कितने से बढ़ गई है। इसकी एंट्री क्या होती है भाई, फेयर वैल्यू गेन की एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। ठीक है, तो अब आपने इधर 3 रुपए भी रिकॉर्ड करने हैं और इधर कितना आ जाएगा 178 आ जाएगा। डन भाई। अच्छा, इसके सब नोट में आप क्या लिखते हैं, ये तो मेजरमेंट ऑन फेयर वैल्यू, मेजरमेंट बेसिस लिखते हैं ना, फेयर वैल्यू हैज बीन डिटरमिन्ड अमाउंटेड टू रुपीज इतना। ओके बच्चों, इधर आ जाएं जी, इधर आ जाए, इसके नोट पे आ जाएं, ये तो आप इंशाल्लाह कर ही लेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी वाज परफॉर्म्ड बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। डन भाई, ये वाली बात भी समझ आ गई। आगे क्या होता है बच्चों, बताओ जरा, बताएं शाबाश। हैड दे वो मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, वो है ही कोई नहीं इस दफा। देखो सरप्लस तो पड़ा ही कोई नहीं हुआ था, और वैसे भी हम तो कॉस्ट मॉडल पे हैं। हम किस मॉडल पे हैं बच्चों, कॉस्ट मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। रीवैल्यूएशन हमने क्यों किया, वो तो मजबूरन की है। ओरिजिनली तो हम कॉस्ट मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, IAS 16 में मजबूरन हमने क्या किया है बच्चों, रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया। अच्छा जी, इसका मतलब है वो भी नहीं आएगा लास्ट रीवैल्यू सॉरी हैड देयर बी नो रीवैल्यूएशन भी नहीं आएगा, और मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। हाँ, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस आता अगर कोई बच्चों सरप्लस पहले पड़ा होता। भाई बात समझे हैं, कोई सरप्लस पड़ा नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर आया कोई नहीं है, लेकिन अब नेगेटिव से तो आना कोई नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट किस में चला गया है, प्रॉफिट और लॉस में। ये एक छोटा सा नोट था, ये जो आपको मैंने कहा था अगर कभी आ जाए तो आप इसको नोट दे देंगे। तब आप परेशान हो गए थे कि IAS 23 में नोट कैसे देना है। कहता मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वॉज, अगर सरप्लस आ रहा होता और हैड देयर बी नो रीवैल्यूएशन भी होती तो ये 7.4 हो जाता। फिर कहता मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, कहता द कॉस्ट इंक्लूड्स 43.31 मिलियन कैपिटलाइज फॉर बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, सही है बच्चों, और सही है ना, एक कंस्ट्रक्शन पेमेंट है, सही है सर। उसके अलावा जो कैपिटलाइज हुई है वो कितनी है, लेस आपने कर दिया होगा इंटरेस्ट, वो जो था ऑन स्पेसिफिक लोन, आपने इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन में से माइनस किसको कर दिया होगा, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम को, वो जो 22 मिलियन की है। डन बच्चों, डन जी। तो ये आपके पास आ गया होगा 43.31 मिलियन। ओके ओके। अच्छा, आखिरी बात एक सुन लें बस, इधर आखिरी बात एक सुन लें, ये आपको समझाने के लिए एंट्रीज की होती हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे एंट्रीज की ज़रूरत नहीं है बच्चों, एंट्रीज की ज़रूरत, ये सारी कैलकुलेशन हुई है, ये नए एसेट की कॉस्ट कैसे आई है, ये सारा हुआ इधर, ये वो सारे स्टेप्स भी करके दिखाए हैं, ये पहला, दूसरा, ये तीसरे स्टेप में एसेट को किताबों में रिकॉर्ड किया, सही है जी। फिर ये 88 मिलियन से हमने कैश पे किया, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अच्छा, आखिरी एक बात आपको ये बतानी है इस सवाल में, वो ये थी कि जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं ना, तो प्लांट एंड मशीनरी पे सेपरेट करनी है, ऑन ओपनिंग एसेट, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल। खैर इधर डिस्पोजल है नहीं। इक्विपमेंट पे क्या करना है बच्चों, सेपरेट आपने कैलकुलेशन करनी है, और प्रॉपर्टी पे आपने सेपरेट कैलकुलेशन करनी है। डन, और डन भाई। अब इस सवाल को दोबारा खुद जाके एक दफ़ा करेंगे तसल्ली से, बहुत कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है जिसके अंदर सारे स्टैंडर्ड्स ही हैं। क्या है बच्चों, ऑलमोस्ट सारा कुछ ही कवर हो गया, सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर हो गई हैं इसमें। ठीक है जी, समीर भाई ये रोक दीजिएगा इधर।